नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? बिल्कुल होंगे बिंदास, मस्त और खुश। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे राघव, लेकर के हाजिर हूं रेडियो धूम का खास प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में हम मुलाकात करते हैं अपनी ही अंचल की किसी खास शख्सियत से, और लोग कहते हैं करें योग रहें निरोग। बिल्कुल सही बात है। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिसिज रश्मि शरण जी। आप एक योगा टीचर हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपसे जानेंगे योग के बारे में, योग के फायदे के बारे में, कैसे योग करना चाहिए, कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों के बारे में। तो दोस्तों, आप बिना देर किए हुए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और स्वागत करते हैं आज की हमारी गेस्ट मिसिज रश्मि शरण जी का। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। धन्यवाद सभी लोगों का, और श्रोताओं को भी हमारा नमस्कार रेडियो धूम की तरफ से जी। और प्रोग्राम में आगे हम आपसे जानेंगे योग के बारे में, मगर उससे पहले जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से पूरी हुई और कैसे योग टीचर बनने का आपने सोचा। जी, मेरा नाम रश्मि शरण है और मैं बिलोंग करती हूँ बिहार के मुंगेर जिले से, जो योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और मुंगेर जिला एक प्राचीन जिला है, गंगा तट के स्थित है, और साथ ही ये राजा कर्ण का अंग प्रदेश जो कहा जाता था उसकी राजधानी होती थी। अच्छा। तो एक ऐतिहासिक जगह है, और वहाँ पर प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई परमहंस स्वामी सत्यानंद जी के द्वारा, जिसे BYB बिहार योग भारती का नाम दिया गया। और चूंकि मैं उसी शहर से हूँ तो शुरू से एक योग के टच में थे, हमारा परिवार भी उसके टच में था। फिर जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो वहाँ मुझे मौका मिला पहले 4 महीने का योग शिक्षक सत्र को करने का। उसके बाद फिर 2 साल का PG कोर्स वहाँ पे संचालित हो रहा था उस समय, तो उसमें हमने भाग लिया, हमारा एडमिशन हो गया और फिर वहाँ से हमने कोर्स को कंप्लीट किया। जी। और अधिकतर हम सुनते हैं कि योग एक एक्सरसाइज है, अभ्यास है। जी। आपकी नज़र में ये केवल अभ्यास है, एक्सरसाइज है, या फिर कुछ और है? नहीं, योग एक्सरसाइज नहीं है। ये जरूर है कि एक्सरसाइज में भी हम अपने शरीर की गतिविधि को करते हैं और योग में भी करते हैं, लेकिन इसे एक्सरसाइज हम नहीं कह सकते। योग एक प्राचीन विद्या है, एक विज्ञान है ना। अगर आप देखेंगे तो करीब 10,000 साल पहले से योग हमारे जीवन में रहा है, और हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बहुत धीरे धीरे इसको डेवलप किया गया है। और इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो तंत्र शास्त्र से हुई है। तो तंत्र शास्त्र का ये मतलब नहीं है कि जो अभी हम देखते हैं तंत्र का रूप, वो नहीं। तंत्र शास्त्र का मतलब है कि अपने विचारों को, अपनी जो चेतना है उसका विस्तार करना। तो वहाँ पे कहा जाता है कि योग की जो शिक्षा है वो शिव के द्वारा पार्वती को दी गई। अच्छा। जी, तो शिव हमारे प्रथम गुरु हैं योग के, और पार्वती जी हैं वो प्रथम शिष्या हैं। तो योग की उत्पत्ति वहाँ से मानी गई है, और ये बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं है। ये चेतना को, जो हमारी जो व्यक्त चेतना होती है, हर व्यक्ति की, हर जीव की अंदर एक चेतना होती है, और उसको परम चेतना से मिलना, योग का जो शाब्दिक अर्थ है वो है जोड़ना। जोड़ना, किसको जोड़ना? तो अगर हम शरीर के रूप में देखें तो शरीर को मन से जोड़ना, भावनाओं से जोड़ना, और अगर थोड़ा और स्पिरिचुअल जाए, आध्यात्मिक जाए, तो चेतना का विस्तार, अपनी चेतना को परम चेतना से जोड़ना। जी, तो ये डेफिनेटली एक्सरसाइज नहीं है ना। और कहते हैं मन की शांति भी मिलती है योग से। जी, मन की शांति, देखिए, अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, बिल्कुल तनाव मुक्त हैं, तो आपको शांति अपने आप मिल जाती है। उसके लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, किसी हिमालय में जाने की जरूरत नहीं। यहाँ तक कि योग का देखिए इतना क्षेत्र व्यापक है कि सिर्फ आसन प्राणायाम नहीं है। आजकल क्या हो रहा है कि सब लोग यही समझते हैं योग का मतलब कुछ आसन कर लिया, कुछ तरह के आसन कर लिए, बस प्राणायाम कर लिया थोड़ा बहुत, तो वो योग हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जीवन के हर एक क्षेत्र में आप योग को पाएंगे। अगर आप गीता का अध्ययन करें तो गीता पूरा योग पे बेस्ड है। अच्छा। कर्म योग से शुरुआत करते हैं वहाँ पर, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग। और अर्जुन को जो गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया था, कहाँ पर दिया था? युद्ध के क्षेत्र में। बिल्कुल। तो कर्म योग की जगह थी वो, वहाँ पे उसको विषाद उत्पन्न होता है और फिर उसे योग की शिक्षा दी जाती है। गीता का पूरा ज्ञान वहीं पर हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि योग कहाँ से शुरू किया गया। तो ऐसा नहीं है। और जब विषाद आता है आपके मन में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं, उस समय मन के ऊपर काम किया गया। तो आप कभी गीता पढ़ेंगे तो पूरी साइकोलॉजी है वो। अच्छा, है ना। तो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है जी। और जब हम योग की बात करते हैं तो कहते हैं बहुत इतिहास इसका पुराना है।
बहुत। और आज कुछ परिवर्तन होते आ रहा है, तो आप इसे कैसे देखती हैं? जी, देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, कोई भी एक स्थिर चीज नहीं रह सकती। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में ये समय भी बदल जाएगा। तो ऐसे ही योग का भी इतिहास है। जो इसका इतिहास है, हम हजारों वर्षों से भारत और विश्व के कई भूभागों में योग होता आया है। तो मैंने जैसा पहले भी बताया, तंत्र शास्त्र के रूप में आप हड़प्पा की खुदाई या मोहनजोदारो की खुदाई में देखेंगे कि वहाँ शिव और पार्वती जैसी कुछ मूर्तियाँ हैं जो कुछ योगा पोस्चर में हैं और वो शिक्षा दे रहे हैं, ध्यान के आसन में हैं। तो वहाँ भी आपको योग के मिल जाएंगे जो साक्ष्य हैं वो। फिर धीरे धीरे हमारे ऋषि मुनियों ने इसे फिर और डेवलप किया, वो धीरे धीरे फिर आसन वगैरह को डेवलप किया। और योग का जो पहला जो उपयोग होता था वो ध्यान के लिए होता था, परम चेतना को पाने के लिए। लेकिन जब आप परम चेतना को पाने के लिए ध्यान लगाते हैं तो आपको बैठने में कठिनाई होती है काफ़ी देर, क्योंकि हम महसूस करते हैं कि आप 5 से 10 मिनट भी शांत होकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपका शरीर कभी साथ नहीं देता है, मन विचलित हो जाता है। तो उसके लिए फिर धीरे 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 डेवलपमेंट शुरू हुए उसमें। तो महर्षि पतंजलि ने उसके लिए राजयोग की जो थ्योरी थी उसको लेकर आए और उसको अष्टांग योग के रूप में दिया। तो आप देखेंगे कि महर्षि पतंजलि का जो योग शास्त्र है, योग सूत्र के नाम से उसे हम जानते हैं, तो उसमें आसन से शुरू नहीं होता है, वो यम और नियम से शुरू होता है। अच्छा, ये क्या है यम और नियम? यम और नियम में 5-5 यम बताए जाते हैं। जैसे यम के अंदर शौच हो जाता है, मतलब अपनी सफाई, मन की सफाई, स्वाध्याय हो जाता है, ईश्वर प्राणिधान, सत्य, अहिंसा, मतलब आपके मन को पहले साफ करना है। उसके बाद आता है यम नियम के बाद आसन, उसके बाद प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, लास्ट में फिर वो समाधि पे जाते हैं। तो फिर ये डेवलपमेंट हुआ। लेकिन ये है क्या आसन प्राणायाम दोनों अलग अलग चीजें हैं क्या? हाँ, बिल्कुल अलग है। ये अष्टांग योग, जो राजयोग में योग सूत्र में जो बताया गया है, अष्टांग योग मतलब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 हो गए, अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। तो पहले यम नियम होता है, उसके बाद फिर आते हैं आसन के ऊपर, धीरे धीरे फिर शरीर को स्वस्थ करते हैं। फिर प्राणायाम, प्राणायाम में प्राण शक्ति को बढ़ाया जाता है। अच्छा। सिर्फ ये श्वास प्रश्वास की विधि नहीं है, हमारे अंदर जो शरीर में प्राण शक्ति है उसको हम महसूस करते हैं अपने श्वास से। लेकिन जो प्राण क्या है, अब आप जीवित हैं तो आपके अंदर एक प्राण चल रही, प्रवाहित हो रही है, और शरीर के अलग अलग अंगों में भी अलग अलग प्राण है जो हमारे शरीर को निर्धारित करती हैं कि हम स्वस्थ रहें और अच्छे से अपना कार्य करते रहें। तो ये प्राण शक्ति हो गई, तो इसको बढ़ाने की विधि है प्राणायाम। उसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार में आप अपने मन को कंट्रोल, चीज़ों से वापस लाने की कोशिश करते हैं। जैसे अब आपको किसी चीज़ की इच्छा हुई तो आप समझाते हैं अपने आप को, नहीं, इस चीज़ के बिना भी हमारा काम चल सकता है, विड्रॉ करते हैं चीज़ों से। फिर धारणा, जब आप चीज़ों से विड्रॉ करते हैं तब आप एक जगह चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। फिर उसके बाद ध्यान आता है, फिर समाधि आता है। चित्त को एकाग्र करना ही बहुत बड़ी बात रहती है। हाँ। तो एकाग्रता तक पहुँचे कैसे? इसी के लिए प्रत्याहार बताया गया है। और जब योग में आप और आगे बढ़ेंगे तो जो हमारे ऋषि मुनियों ने उसे और थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश की है। तो प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे सत्यानंद, जहाँ से हमने सीखा है, सत्यानंद योग ट्रेडिशन में एक योग निद्रा की विधि है। उसमें आप योग निद्रा में और अंतर्मौन, मतलब कैसे अपने आप को एकाग्र करें, और ये स्टूडेंट के ऊपर भी काफ़ी काम करता है। जैसे जो कोई वर्क करते हैं तो क्या होता है कि हमारा मन जो है भटकता है। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं फिर भी दिमाग कहीं ना कहीं काम कर रहा हो, बिल्कुल भटकता है। तो उसको अंतर्मौन से हम एक जगह करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे करते हैं, पहले आप मन को और भटकाते हैं। जैसे कैसे भटकता है मन हमारा, 5 इंद्रियों के द्वारा, है ना। हम देखते हैं किसी चीज़ को, हमारा ध्यान भटक गया, कोई अच्छी चीज़ दिख गई, हमारा ध्यान भटक गया, कोई अच्छी खुशबू आ गई, ध्यान भटक गया, दुर्गंध आ गया, ध्यान भटक गया, कोई खाने का महक आ गया तो भूख लग गई। तो ठीक इसी तरह से तो हम अपने मन को भटकने के लिए छोड़ते हैं। उसमें अंतर्मौन एक विधि होती है, तो उसको भटकने के लिए छोड़ते हैं, और जब वो थक जाता है तो अपने आप फिर वापस आता है। तो फिर इस तरह से आप एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। और श्वास लेना छोड़ना, ये 2 प्रक्रियाएं होती हैं, इसकी भी कोई विधि होती है क्या? हाँ, ये प्राणायाम के अंतर्गत आता है। श्वास का सबसे ज़्यादा महत्व है योग में, सिर्फ प्राणायाम में ही नहीं। हम जितने आसन करते हैं, हर एक आसन में आपको श्वास बताया जाता है कि कब आपको सांस अंदर लेना है,
कब आपको सांस को बाहर छोड़ना है ना। लेकिन अभी क्या होता है, कई बार हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। और एक्सरसाइज, आपने शुरुआत में क्वेश्चन किया था, एक्सरसाइज और योग में क्या फ़र्क है। सबसे बड़ा फ़र्क यही है, आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, दौड़ लगाते हैं, अपने श्वास के लिए आप सजग नहीं रहते। लेकिन अगर आप योग करते हैं, आसन करते हैं, तो हर एक आसन में किस समय आपको सांस अंदर लेना है और किस समय आपको बाहर छोड़ना है, ये हमें ध्यान रखना है। तभी वो एक आसन है, नहीं तो वो शारीरिक गतिविधि है। सांस लेने की कैसे छोड़ा जाए, कैसे लिया जाए, यदि हम गलत तरीके से सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो इसके क्या दुष्परिणाम भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, श्वास के ऊपर हमारी पूरी शारीरिक गतिविधि निर्भर करती है। अगर आप मान लीजिए थक गए हैं, कहीं से दौड़ भाग के आ रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, आपकी सांस फूलने लग जाती है जी। अगर आप तनाव में हैं, अचानक से आपको गुस्सा आ गया किसी भी बात पे, तो उस समय आप अपनी श्वास को देखिए, तेज़ चलने लग जाती है। तो बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है हमारे श्वास का। अगर आप घबरा रहे हैं, कहीं स्टेज पर हैं, तो उस समय भी आपकी सांस तेज़ चलने लगती है, आपको घबराहट आ जाती है। तो उस समय अगर आप सिर्फ इतना कर लीजिए कि अपने श्वास को देखिए, उन्हें शांत होने दीजिए, और आप देखेंगे कि आपकी घबराहट तुरंत चली जाती है। और ये आप आजमा कर भी देख सकते हैं। तो विशेषकर जो स्टेज शो करते हैं, चाहे कितने भी बड़े कलाकार हो, एक बार उनको ज़रूर ऐसा महसूस होता है स्टेज पे जाने पे, तो वो कैसे कंट्रोल करते हैं, इसी सांस के माध्यम से। तो जैसे ही आप सांस को कंट्रोल करेंगे, तो आपका पूरा शरीर भी स्थिर होता है, मन भी स्थिर होता है, और एकाग्रता भी बढ़ जाती है। आपने क्रोध का जिक्र किया, गुस्से का जिक्र किया, इसको कम करने का भी कोई योग होता है क्या? क्योंकि अधिकतर जो बने बनाए काम है क्रोध के कारण प्रभावित होते हैं। जी, योग में कहा जाता है कि जो चीज़ें जैसे हो रही हैं, उसको आप उसी रूप में अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वही योग है। जो जैसा चल रहा है आपको स्वीकार करना चाहिए। अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं तो क्रोध आता है। क्रोध है क्या? आपके मन के मुताबिक हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो गुस्सा आ गया। बिल्कुल जी, तो वही चीज़ है। हर चीज़ आपके मन के हिसाब से नहीं हो सकती इस दुनिया में। कुछ चीज़ें दूसरों के भी मन के हिसाब से होंगी, तो उस समय आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। आपको सिचुएशन को संभालना है, समभाव रखना है। मान लीजिए आपके मन के हिसाब से हुआ बहुत अच्छा, नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम अगली बार कोशिश करेंगे। तो अगर ये चीज़ आपने सीख लिया, तो इसका मतलब है कि आप योग में आ गए हैं। बिल्कुल, और ये सीखना ही बहुत कठिन है। कहते हैं क्रोध विवेक को हर लेता है। बिल्कुल। और योग की हम बात करते हैं तो लगभग सभी लोग योग करना चाहते हैं, करते भी हैं। जो व्यक्ति स्वस्थ हैं, क्या उनको भी योग करना चाहिए? करना चाहिए तो कितने योग करना चाहिए? और कौन से ऐसे नॉर्मल योगा आसन हैं जो हर व्यक्ति कर सकते हैं, जिसके ज़्यादा दुष्परिणाम नहीं होते हैं या बिल्कुल भी दुष्परिणाम नहीं होते हैं? जी, देखिए, सबसे पहले मैं दुष्परिणाम की चर्चा करना चाहूँगी कि योग को अगर आप सही ढंग से करते हैं, योग मतलब बोले तो आसन प्राणायाम, योग में तो बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है इसका, उतना अभी हम कवर भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, कह सकते हैं समुद्र है। हाँ, समुद्र में से हमको सागर में से गागर भर यदि आप देंगे तो भी काम चल जाएगा। और हम सिर्फ दो ही चीज करते हैं इस समय, एक है आसन और एक है प्राणायाम। थोड़ा बहुत लोग आजकल मेडिटेशन पे जोर देते हैं, जैसे योग निद्रा या अंतर्मौन जैसी चीजें करते हैं। तो अगर आप आसन को और प्राणायाम को अगर अच्छे से करें, सही तरीके से करें, तो उसका कोई दुष्परिणाम आपके शरीर पर नहीं दिखेगा। रही बात स्वस्थ व्यक्ति की करने की, तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर है, आपको इसको नियमित रखना है। जैसे हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, अपने डेली के जो भी काम करते हैं, अगर आप नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं, तो बहुत संभव है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपको बीमारी कम घेरे। मान लीजिए कोई बीमारी आ भी जाती है, कई बार कई कारण से कोई बीमारी आ सकती है हमारे शरीर में, तो वो आपको क्योर होने में भी उसमें जल्दी लाभ मिल जाता है, जल्दी उसमें मदद मिल जाती है अगर आप योग करते रहते हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति को कितना करना चाहिए? तो अगर आप नियमित हैं तो रोज़ आप कम से कम आधा घंटा आसन को दीजिए, 15 मिनट प्राणायाम को दीजिए, और 15 मिनट आप मेडिटेशन जैसी चीज़ों को दे सकते हैं। योग निद्रा कर लीजिए, अंतर्मौन कर लीजिए, जो भी आपको पसंद है, तो वैसे आप कर सकते हैं। कौन कौन से आसन हैं जो आसानी से किए जा सकते हैं? जी, नॉर्मल रूप में जैसे हम योगा कैप्सूल बोलते हैं, जिसमें आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। इसको मैं शुरुआत से बताती हूँ। जैसे आप सो के उठे, अगर आप, तो आप बिस्तर पर ही कुछ मत कीजिए, आप अपना मंत्र जाप कर लीजिए। अब मंत्र, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि मंत्र का धर्म से कोई लेना देना नहीं है ना। ये एक साउंड इफेक्ट होता है हमारे बॉडी पे, हमारे शरीर पे, हमारे मन पे, और ये ब्रह्मांड में है।
ध्वनि जो है वो ब्रह्मांड में मौजूद है। तो आप किसी भी धर्म के हो, आपका जो भी मंत्र हो वो आप कर सकते हैं। यूनिवर्सल मंत्र है वो भी आप कर सकते हैं। तो जो भी आपको पसंद है, और उसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि नहाना धोना सब जरूरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि सुबह आपका मन सबसे ज़्यादा शांत होता है, तो आपको एक बीज रोपना है उसमें। शांत मन में आपने मंत्र का बीज रोप दिया तो आपको दिन भर काम करेगा। तो ये ठीक वैसे ही काम करता है। आप कोई भी अपना व्यक्तिगत मंत्र चूज कर सकते हैं, गुरु मंत्र चूज कर सकते हैं, यूनिवर्सल मंत्र चूज करते हैं, वो आपके ऊपर है। तो सबसे पहले सुबह आप मंत्र से शुरुआत कीजिए दिन की। उसके बाद आप नियमित जो भी क्रिया करते हैं उसको करने के बाद आप आसन कर लीजिए। बहुत समय नहीं है, आजकल भागम भाग है सब लोगों को, तो 5 आसन कम से कम आप कीजिए। जैसे ताड़ासन, बिल्कुल आराम से खड़े होके शरीर को तानना होता है, आप किसी से भी सीख सकते हैं। तिर्यक ताड़ासन कर लीजिए, कटी चक्रासन, ये 3 खड़े होने के आसन है। अगर आपके पास समय है तो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा भुजंग आसन कर लीजिए, ज़्यादा उसमें समय नहीं लगता है और इजी भी है। और शशांक आसन आप कर सकते हैं, उससे क्रोध भी कम होता है। अच्छा जी, वज्रासन में आने के बाद आप शशांक आसन कर सकते हैं। इतना आसन करने के बाद अगर आपके पास समय है तो आप सुबह प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम सुबह के लिए इसलिए अच्छा है कि कोई भी प्राणायाम करने से पहले, और आसन भी हमने इसलिए सुबह बताया कि पेट खाली होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, है ना। तो अब सुबह का समय हमारा पेट खाली होता है, तो वो समय आप उपयोग कर सकते हैं उसके लिए। और प्राणायाम के लिए आप सबसे अच्छा जो प्राणायाम होता है नाड़ी शोधन, क्योंकि इसमें बहुत से जो सीमाएं हैं वो नहीं रहती हैं। नाड़ी शोधन को कई लोग आजकल अनुलोम विलोम भी बोलते हैं जी। क्योंकि उसमें हम एक नाक से सांस लेते हैं और एक से छोड़ते हैं, तो अपोजिट करते हैं, तो अनुलोम विलोम कहते हैं उसको। लेकिन अगर इसको पूर्ण रूप में देखा जाए तो नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जाता है। तो इसमें आपको मान लीजिए दाईं नासिका से आप धीरे धीरे सांस लीजिए, बाईं नासिका से छोड़िए। फिर जब इसमें आप पारंगत हो जाएं तो आप थोड़ा सा रोक भी सकते हैं, तो उससे हम कुंभक कहते हैं। अच्छा, तो वो प्राणायाम कहलाता है। जब तक आप कुंभक नहीं लगाएंगे तो प्राणायाम नहीं कहलाता है, वो सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है। एक समस्या अधिकतर देखी जाती है लोगों के अंदर कि नींद नहीं आती है। उसके लिए भी क्या कोई योग है कि जल्दी नींद आ जाए? हम उसे कह सकते हैं बहुत सुखी इंसान वही है जो बिस्तर में जाते ही सो जाए, और बहुत सारे लोगों की समस्या है बिस्तर में जाते हैं आधा घंटा 1 घंटा जिसका जो भी समय रहता है, उतना देर करवट बदलने के बाद फिर कहीं नींद आती है। जी, नींद नहीं आने के लिए अभी सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार है वो है सोशल मीडिया। बिल्कुल। और देखिए, हर चीज़ों के 2 पहलू होते हैं। सोशल मीडिया को मैं ख़राब नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत हेल्प करता है बहुत सी चीज़ों में। अभी हमें भी श्रोता सुन पा रहे होंगे, तो हो सकता है इसी माध्यम से सुन बिल्कुल पा रहे हैं। और योग के बहुत सारे आसन सोशल मीडिया से लोग देखते हैं। जी, तो खराब कुछ भी नहीं है, बशर्ते कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। और रही नींद नहीं आने की बात, तो सबसे पहले तो शारीरिक श्रम कीजिए। आप किसी मजदूर को देखेंगे तो उनको कभी शिकायत नहीं होती कि नींद नहीं आती। और आप दिन भर बैठे रहेंगे और फोन में लगे रहेंगे और फिर रात को बिस्तर पे जाने के बाद शिकायत करेंगे कि आपको नींद नहीं आ रही है। तो सबसे पहले शारीरिक श्रम बहुत जरूरी है। जब तक हमारा शरीर थकेगा नहीं, तब जब आपकी ऊर्जा क्षय नहीं होगी, तब तक वो नई ऊर्जा को बनाने के लिए कैसे तैयार होगा। तो शारीरिक श्रम, अगर आप फिजिकल वर्क करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो योग कीजिए, जो भी आपको पसंद है। स्पोर्ट्स कीजिए, आउटडोर जो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। बाहर जाइए, अपने बच्चों को बाहर लेकर जाइए ताकि उनको भी फायदा हो। अब बच्चे के भी ऊपर हम आएंगे, पहले नींद की बात कर लें। तो इस तरह से पहले शारीरिक श्रम पे ध्यान दें। उसके बाद जब आपको बिस्तर पे जाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। अपने हाथ पैर को अच्छे से धो के फिर सोने के लिए जाएं। और फिर से जिनको नींद नहीं आती है उनके लिए उज्जयी प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम हम लोग सजेस्ट करते हैं। आप किसी से भी योग शिक्षक से सीख सकते हैं इसे। और साथ ही जब आप उसके बाद जब आप लेटते हैं तो शवासन में लेट जाइए। आप योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, अवेलेबल रहता है, साइट्स पे आपको मिल जाएगा। नहीं आपको पता है तो आप किसी से सीख भी सकते हैं। उसके बाद फिर अगर वो भी आपको नहीं पता है तो कुछ नहीं करना है, आप अपने ब्रीदिंग को काउंट कीजिए। डीप ब्रीदिंग हम लोग कोई नहीं करते हैं। हमेशा हमारी जो ब्रीदिंग है वो आधी रहती है। हम अपने लंग्स का उपयोग जो 100% कभी नहीं करते, ओनली 10%। 90% हमारा लंग्स ऐसे ही रह जाता है और इसीलिए हमारी ब्रीदिंग जो है उथली सी रहती है, आधी रहती है, और इसीलिए हम थकते भी हैं। तो डीप ब्रीदिंग कैसे करना है? पूरी सांस आपको धीरे धीरे भरनी है, पेट में, चेस्ट में, कंधों तक, और धीरे से बाहर छोड़ना है।
इससे हम यौगिक श्वसन कहते हैं। अच्छा। तो वो डीप ब्रीदिंग के माध्यम से जब आप लेटते हैं तो अपने ब्रीदिंग को बस काउंट कीजिए, धीरे से सांस लीजिए, धीरे से छोड़िए, धीरे से लीजिए, धीरे से छोड़िए। आप चाहें तो उस समय भी अपने मंत्र को जोड़ दीजिए। अगर आपके पास कोई मंत्र नहीं है तो श्वसन का मंत्र होता है सोहम, उसको जोड़ दीजिए। अच्छा। ब्रीदिंग के साथ। तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जैसे ही आपका तनाव कम होता है आपको नींद आती है। सोने से पहले कभी भी फ़ोन मत देखिए, ये तो आप डॉक्टर भी मना कर रहे हैं, साइंस भी मना कर रहा है कि आपका कमरा शांत होना चाहिए, किसी तरह का मीडिया नहीं होना चाहिए, सोने से 1 घंटा पहले मन को शांत कीजिए। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो अपने आप नींद आएगी। बहुत बढ़िया तरीके से आप बता रही हैं। और योग की हम बात करते हैं तो छोटे बच्चे की जैसे आपने जिक्र किया, तो न्यूनतम क्या उम्र होनी चाहिए योग करने के लिए और अधिकतम क्या होनी चाहिए? हाँ, अधिकतम तो उसमें नहीं है, योग में किसी भी एज तक आप कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत की है। और इसको मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर किसी को वीडियो बनाना है और फ़ोन पे डालना है। उसमें क्या होता है कि बच्चे सबसे ज़्यादा उससे इफ़ेक्टिव होते हैं। माता पिता भी अपने बच्चों के, छोटे बच्चों के योगा करते हुए वीडियो डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, लेकिन योग में कहा गया है कि 8 साल से पहले आपको योग की शिक्षा बच्चों को नहीं देनी है। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि 8 साल तक जो बच्चों में नेचुरल डेवलपमेंट होता है वो उनको होने दीजिए। फिर 8 साल से उनमें हार्मोनम जो बैलेंस है वो चेंज होते हैं। फिर उसके बाद आपको योग को उनको जीवन में लेकर आना है। अब इसको मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए कोई पेड़ है, उसके बढ़ने की एक गतिविधि होती है कि वो कैसे बढ़ता है, एक समय होता है। आप उसको कटिंग कर रहे हैं पहले ही तो वो दूसरे तरीके से बढ़ेगा, अपना सही ग्रोथ नहीं पाएगा। ठीक वैसे ही है ये। 8 साल तक आप उन्हें नेचुरल रहने दीजिए, जो भी उनके हार्मोनल इम्बैलेंस हैं, बैलेंस हैं, जैसे वो बढ़ रहा है उनको पूरी तरह से बढ़ने दीजिए। फिर उसके बाद उनके जीवन में योग को लेकर आइए और फिर वो जीवन भर वो चलता रहेगा। फिर उसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है, किसी भी आयु तक आप योग को कर सकते हैं। आपके स्वास्थ्य और आपकी शारीरिक गतिविधि के ऊपर निर्भर है। और अधिकतर हम देखते हैं घर में बहुत सारे लोग योग करते हैं, तो क्या उन्हें किसी मार्गदर्शन की ज़रूरत रहती है या बिना किसी मार्गदर्शन के भी वो योग कर सकते हैं? नहीं, बहुत ज़रूरत रहती है क्योंकि हम ये नहीं जानते कि किसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमने मीडिया में देखा, हमने टीवी पर देखा और शुरू कर दिया। अब मान लीजिए कि किसी को स्पॉन्डिलाइटिस है, बैक प्रॉब्लम है, तो उसको पीछे मुड़ने वाले आसन कर सकते हैं लेकिन सामने झुकने वाले नहीं। अच्छा। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि अगर आजकल कई लोगों को मोटापा हो जाता है तो मोटापा कम करना है, आपका बैक पर ध्यान नहीं है, आप सामने झुक गए, वो और बढ़ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें रहती है। अब जैसे अभी आप प्राणायाम की बात कर रहे थे तो कपालभाति, भस्त्रिका, ये भी प्राणायाम की श्रेणी में आते हैं। जैसे हमने नाड़ी शोधन बताया, वो कोई भी कर सकते, उसमें बहुत ज़्यादा सीमाएं नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। लेकिन अगर आप कपालभाति करते हैं तो बहुत सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपको बीपी नहीं होना चाहिए, हार्ट डिजीज़ नहीं होना चाहिए, पेट में किसी प्रकार की सर्जरी नहीं होनी चाहिए। कोई गर्भवती महिला उसको 3-4 महीने तक नहीं कर सकती है, या फिर करे भी तो किसी मार्गदर्शन में करे। तो इन सब बहुत बातों का ध्यान रखना होता है, नहीं तो उल्टा आपको असर हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी योग शिक्षक या जो भी योगा कराते हैं उनके मार्गदर्शन में ही करें। और विशेषकर अगर आपको किसी भी तरह की डिजीज़ हुई हो तो अपने मन से कभी ट्राई मत कीजिए, पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, फिर उनसे पूछने के बाद आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं वो आपको बताएंगे, उसके हिसाब से कीजिए। बहुत बढ़िया बता रही हैं आप, और मैं इसे इसलिए बोल रहा हूँ बार बार बहुत बढ़िया बता रही हैं क्योंकि सच में हमें जानने को मिल रहा है। और अधिकतर हम देखते हैं कि यदि योग दिवस की बात करते हैं तो सभी लोग योग करने के लिए और फोटो डालने के लिए तरह तरह के योग कर लेते हैं, उसके परिणाम दुष्परिणाम कुछ जानते नहीं रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे योग हैं जो लगातार लोग घर में ट्राई करते हैं। जी। तो अब जैसे ये सिंपल से एक शीर्षासन की बात कर ले, देखने में बहुत अच्छा लगता है, हाई फाई लगता है कि ये आदमी शीर्षासन कर ले रहा है, मतलब योग में दक्ष होगा। अब उसके कितने सारे उसके सीमाएं हैं कि अगर आपको सूट नहीं करता है और अगर आपने गलत तरीके से किया तो उसका पूरा उल्टा प्रभाव पड़ता है। तो इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना है। 2 धारी तलवार है कह सकते हैं, लगी तो ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकता है। अगर आपने अपनी क्षमता को देख के किया तब तो कोई तलवार नहीं है, बिल्कुल आसान है, स्मूथ रास्ता है। लेकिन अपनी सीमाएं अगर आपने तोड़ी तब दिक्कत होती है। तो सीमाएं नहीं तोड़नी चाहिए। और अधिकतर हम सुनते हैं बहुत सारी बीमारियां हैं जो योग से कवर की जाती हैं
और बहुत सारे योग आसन लोग ट्राई करते हैं घर में कि इससे ये बीमारी दूर हो जाती है, तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, और केवल देख करके करना चालू कर देते हैं लोग, क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, योग एक विज्ञान है जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे जो पूर्वजों ने बहुत साइंटिफिक डेवलप किया है। अब ये बात ये है कि ये हमारे शरीर को जरूर स्वस्थ रखता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति। अच्छा, है ना। लेकिन जब आप आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उससे हमारे शरीर की भी शुद्धि होती है, बहुत सी हमारी बीमारियां भी दूर होती हैं या कम होती हैं। लेकिन कोई ये अगर ये कहे कि मान लीजिए आपको कोई बीमारी घर कर गई है, कुछ बीमारी भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे है आपके दिनचर्या से रिलेटेड बीमारी है, जैसे आपका डायबिटीज़ हो गया, शुगर, बीपी हो गया, तो इसमें आपको योग हेल्प करता है ना। अगर आप कुछ योगाभ्यास, प्राणायाम, मेडिटेशन करते हैं तो वो बीमारी आपकी कम होती है। लेकिन साथ में शुरुआत में आपको डॉक्टर की सलाह से और जो मेडिसिन आपकी चल रही है उसको एकदम से छोड़ना नहीं है। धीरे धीरे जब आपका कम होने लग जाए, फिर आप डॉक्टर की सलाह से उसे कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज हमारा बीपी ठीक है, हम बीपी का मेडिसिन छोड़ देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। और सिर्फ आप एक दिन अभ्यास कर लिए और आपकी बीपी कम हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा। तो बहुत एक लंबा प्रोसेस है, पूरा एक साइंस है, तो आपको उसमें धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। और दूसरी बात, अगर कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया या किसी तरह की सर्जरी की ज़रूरत है उनको, तो उसको आप योग से नहीं ठीक कर सकते। उसके लिए जो भी मेडिकल साइंस में उसकी जो इलाज है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी को कैंसर है तो वो सर्जरी से ही ठीक होगा, आप सिर्फ कपालभाति करके उसे ठीक नहीं कर सकते, है ना। तो उसके लिए मेडिसिन लीजिए, जो इलाज है वो कीजिए। उस समय आपको योगा कैसे हेल्प करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, आपके मन को जो एकाग्रता है, इच्छा शक्ति है ठीक होने की, उसको बढ़ाएगा। तो उसमें आपको इनडायरेक्टली हेल्प करता है। ये नहीं कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है और आपको सर्जरी नहीं लगेगी, आपने ये कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा कोई कहता है कि योग चमत्कार है, तो नहीं, ये साइंस है, चमत्कार नहीं है। तो इसको आपको धीरे धीरे लेकर चलना होता है। कुछ बीमारियां होती है मनोकायिक साइकोसोमेटिक डिजीज, इसको कैसे बोलते हैं, पहले आपके दिमाग में कोई बीमारी आती है, फिर आपके शरीर पर आती है। अब जैसे किसी को एस्थमा को हम लोग मनोकायिक रोग कहते हैं। किसी को होता है कि उनको लंग्स की वजह से भी हो सकता है या फिर हमारे वातावरण की वजह से, लेकिन ज़्यादातर ये बीमारी आपके मन में आती है, उसके बाद आपके शरीर पर आती है। आपने किसी चीज़ को देखा, आपको लगा कि इस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम है, तो आपको तुरंत अटैक आता है अस्थमा का। तो उसको ठीक योग में हम कर सकते हैं धीरे धीरे, लेकिन वो भी धीरे धीरे, उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। उसके माध्यम से आप आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन सब फॉलो करते हैं, फिर वो बीमारी आप क्योर कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बीमारी तुरंत ठीक नहीं होती है, मगर ठीक करने में बहुत हद तक हेल्प करता है। अलग अलग, ऐसा नहीं, जैसे मैंने बोला कि अगर दैनिक जीवन से रिलेटेड बीमारी है, शुगर है, बीपी है, तो उसमें आपको हेल्प मिल जाता है। जो मनोकायिक रोग है उसको ठीक कर सकता है। अब जिसमें आपको सर्जरी की ज़रूरत है, जिन रोगों में, जिन बीमारियों में, तो उसमें आपको सर्जरी चाहिए। अब किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उसमें कुछ तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए, ना कि वो योग से ठीक हो जाएगा। ठीक वैसा ही है। चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया इसे भी। और अधिकतर जो स्टूडेंट रहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं योग में, तो कैसे करियर बना सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, कितने ब्रांचेस रहते हैं? अभी तो जहाँ तक योग की बात है, बहुत डेवलप हो रहा है, सरकार भी बहुत सहायता कर रही है, और इसे स्पोर्ट्स में भी योगासन को डाला गया है, योग को नहीं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है हमें, सिर्फ योगासन को योगा स्पोर्ट्स में डाला गया है। और जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि अभी ओलंपिक तक में भी इसे ले जाया जाएगा। तो उसमें तो आप स्पोर्ट्स के अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो इसमें करियर बना सकते हैं आराम से। अभी बहुत से हॉस्पिटल में योगा काउंसलर रखे जाने लगे, मतलब मार्गदर्शन में किए जाते हैं योगा वहाँ पे, क्योंकि अभी जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है लोगों में, तो हर जगह योग की जो है वो बढ़ रही है डिमांड। तो आप इसमें करियर आराम से बना सकते हैं। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस समय सर्टिफिकेट देते हैं, कोर्स करवाते हैं, तो आप उनका पता करके उनसे कोर्स करके, स्कूलों में योगा टीचर रहते हैं, वहाँ पे आपका करियर हो सकता है। और अगर कुछ भी आप नहीं करना चाहें तो अपना योगा सेंटर डेवलप कर सकते हैं। लेकिन इन सब के साथ ही आपको योग में समर्पण की बहुत ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे। क्या विषय लेना पड़ता है?
इसमें कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आपको यही विषय चाहिए। जैसे जब हम लोगों ने योगा एमए किया था तो 3 क्षेत्र में उस समय हुआ था। तो जैसे मेरा है योगा फिलॉसफी, योगा दर्शन में मेरा एमए है। उस समय योगा अप्लाइड अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको साइंस होना जरूरी है, बायो से। और अगर आप योगा साइकोलॉजी करना चाहते हैं तो आर्ट्स विषय, कोई भी आर्ट्स विषय से आप उसे कर सकते हैं। तो इसी तरह के विषय रहते हैं ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में, और ज़्यादातर योगा अप्लाइड रहता है जो आप उसका उपयोग होता है हॉस्पिटल्स वगैरह में, उसमें आप थेरेपी कर सकते हैं, योगा थेरेपी भी कर सकते हैं। अगला सवाल मेरा यही था और आपने इसका जिक्र भी कर दिया, थेरेपी और योगा, इसमें क्या अंतर है? देखिए, थेरेपी योगा है जैसे जिसमें आप किसी बीमारी को क्योर करने के लिए आप योगा करवाते हैं, और सामान्य योगा है जिसमें आप नॉर्मल जो स्वस्थ रहने के लिए हम करते हैं। अब किसी को मान लीजिए बैक प्रॉब्लम है, बैक पेन है, तो उसको हम थेरेपी योगा सजेस्ट करेंगे कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, कहाँ पे नहीं रखना चाहिए, तो वो थेरेपी योगा में आ गया। अब सामान्य रूप से अगर आप स्वस्थ हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, ये फ़र्क है जी। और अधिकतर हम सुनते हैं, ये अलग प्रश्न है या शायद आप इसको इससे जोड़ सकती हैं, खाना खाने के बाद इतनी देर तक पानी नहीं पीना चाहिए, इतना देर तक ये नहीं करना चाहिए, ये किस हद तक सही है? ये जी, ये थोड़ा आयुर्वेद के लाइन में आ जाता है और सही भी है। जैसे सात्विक आहार कहा जाता है, सात्विक आहार का ये मतलब नहीं है कि एकदम उबला भापा आप खाएं, एक प्रोसेस है उसका। तो सात्विक आहार में आप कुछ से कहा जाता है, और योग में भी हम कहते हैं कि जब आपको जितनी भूख है उसका आधा खाइए, आधा उसका पानी पीजिए और एक पार्ट खाली छोड़ दीजिए, ताकि उनको पचने के लिए सही जगह मिले। और रही पानी पीने की बात, तो सही में खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि एकदम से आप खाना जो खाते हैं वो गर्म खाते हैं, उसका तापमान अलग होता है, तो पूरा जो शरीर में गया खाना हमारा एक अलग टेम्परेचर में गया। अब तुरंत आप पानी डाल देंगे तो उसका टेम्परेचर अलग होता है। कहीं हमने सुना था जठर अग्नि होती है, शांत हो जाती है। तो ये सब थोड़ा आयुर्वेद में, जो किसी आयुर्वेदाचार्य को बुलाएंगे आप तो और डीपली समझा पाएंगे इन चीज़ों को। ये आयुर्वेद का एक वो है, क्वेश्चन है। तो लेकिन हाँ, ये जरूर है कि तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, खाने को थोड़ा समय दीजिए और फिर पानी पीजिए। और दूसरी बात, में योग करने से पहले, आसन करने से पहले आपका पेट खाली होना चाहिए। इसीलिए भोजन के 3 से 4 घंटे बाद ही आप आसन या प्राणायाम कीजिए। और साथ ही सबसे बेस्ट समय है सुबह का, तो उस समय हमारा पेट खाली होता है, तो वो सबसे अच्छा समय है। लेकिन एक आसन है जो आप खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं, वो है वज्रासन। तो ये बहुत हेल्प करता है हमारे पाचन को ठीक करने में। आप जापानीज को देखेंगे तो हमेशा वैसे ही बैठते हैं वो, और उनकी आयु से हम लोग सब जानते हैं कि वहाँ 100 वर्ष तक लोग जीते हैं, तो इतना हेल्प होता है। मैं भी बैठने की कोशिश करता था, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। नहीं तो पहले अपने पैरों को स्ट्रेच कीजिए, पैरों के मसल्स को लूज कीजिए, फिर बैठना शुरू कीजिए। वो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप। तो अब पैरों के मसल्स को आप कैसे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप सूक्ष्म व्यायाम से शुरू कीजिए। जब हम योग की शुरुआत करते हैं, आप मान लीजिए फर्स्ट डे हैं, आप हमारे पास आए हैं, तो हम आपको क्या करवाएंगे? तो सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम या पवन मुक्त आसन हम बोलते हैं, भाग 1 करवाएंगे। कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ हाथ और पैर को हिलाना है। एक एक पार्ट को हिलाना है। वो बहुत कठिन होता है, सुनने में ईजी होता है, लेकिन आपका कंट्रोल नहीं रहता है, तो थोड़ा सा कठिन होता है। और ब्रीदिंग के साथ तो धीरे धीरे जब आपके मसल्स खुलते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप जाइए। बिल्कुल। और कठिन होता है, सरल होता है, ये तो हम तभी कह सकते हैं जब हम किसी मार्गदर्शन में ये काम करें। जी बिल्कुल। दोस्तों, यदि आप सुन रहे हैं तो कोई भी योग अपने मन से ट्राई ना करें, किसी का मार्गदर्शन ज़रूर लें, क्योंकि यदि आप गलत करते हैं तो फ़ायदा हो चाहे ना हो, मगर नुकसान ज़रूर हो सकता है। रश्मि जी, आपसे बात करते करते समय कब निकला पता ही नहीं चला। और जाते जाते रेडियो धूम के श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगी, जिनमें स्टूडेंट भी आते हैं और युवा वर्ग भी आते हैं और उम्र दराज लोग भी आते हैं? जी, हम यही कहना चाहेंगे सभी से कि सबसे ज़रूरी है हमारा स्वास्थ्य। आपकी सारी चीज़ें यहीं पर रह जाएंगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो टाल मटोल करना छोड़ दीजिए अपने स्वास्थ्य को लेकर, और अभी से आप कुछ भी कीजिए अपने जो भी आपको पसंद है। आपको योग, कई लोगों को लगता है कि योग बहुत शांत है, बोरिंग है, कोई बात नहीं, आपको जो अच्छा लगता है आप वो कीजिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य पे ध्यान जरूर दीजिए। और सुबह उठ के आउटडोर जो भी आप करना चाहें वो कीजिए, प्रकृति के साथ रहिए, आपका मन अच्छा रहता है उससे।
और साथ ही अपने बच्चों को, स्पेशली बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि आप बाहर लेकर जाएं, आउटडोर पे लेकर जाएं, ताकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़े। हमारी अभी की जनरेशन जो हम देख रहे हैं अपने आसपास, ऐसी हो रही है कि इतना मोटापा, इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, वो आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा नहीं है। हाउस वाइफ हैं जो, या फिर वर्किंग वूमेन हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी? उनके लिए भी ज़रूरी है कि अपने ऊपर सबसे पहले ध्यान दें। होता क्या है कि सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है कि पहले सबका कर दिया काम, फिर अपना काम करने बैठते हैं। ऐसा न करें। किसी दिन अगर आप बीमार हो गए तो फिर सब कुछ तकलीफ में आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे। तो सबका भी ध्यान रखें और खुद का भी रखिए। तो खुद के लिए भी समय निकालिए, अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालिए, सही समय से खाइए पीजिए और एंजॉय कीजिए लाइफ को। काम तो लगा ही है, वो कम होने का नहीं है। बिल्कुल, एंजॉय करना बहुत ज़रूरी होता है। और यदि आपके एंजॉयमेंट में थोड़ी बहुत भी कमी आती है तो आप रेडियो धूम सुन सकते हैं। इसमें इंफोटेनमेंट है। ये इंफोटेनमेंट से हमारा मतलब रहता है जानकारियों के साथ साथ हम मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखते हैं। रेडियो धूम में आकर के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है, बहुत शांत लगा और आप लोगों को एंजॉय देते हैं, आनंद देते हैं, उनके तनाव को कम करते हैं और इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं हो सकती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेडियो धूम में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और योग तो हम कह सकते हैं कि समुद्र है, बहुत सारी जानकारियां हैं। इतने समय में जितना हम आपसे जान पाए उतना बहुत है। आगे हम आपको फिर आमंत्रित करेंगे, जानेंगे और भी योग के बारे में, क्योंकि आपने अभी जो बात कही सभी के बारे में बात कही। और योग ऐसा विषय है जिसमें एक एक विषय पर, एक एक टॉपिक पर हम घंटों बात कर सकते हैं। जी, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी संपदा छोड़ के गए हैं वो इन सब चीज़ों के बारे में कि आप इसे पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होगा। जरूर हमें कभी भी मौका मिला हम जरूर आएंगे। और आज बुलाने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, जिसमें आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी रश्मि शरण जी। आप योग टीचर हैं। आपने योग के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से बताया, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस उम्र में करना चाहिए, किस उम्र में नहीं करना चाहिए, और हर एक पहलू पर बहुत ही बारीकी से आपने बताया। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं जानकारियों के साथ, इन्हीं गानों के साथ आज का ये प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे यहीं होता है समाप्त। अब मुझे यानी अपने दोस्त आरजे राघव को दीजिए अनुमति। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी प्रोग्राम में, मगर आप अभी कहीं जाइएगा नहीं। सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6, क्योंकि आपके मनोरंजन की जिम्मेदारी अब है हमारी। और जाते जाते हम आपको बता दें, आज के प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता थे रमाशंकर शुक्ला। नमस्कार।